तो हम लोग क्लास 10 की सिविक शुरू करते हैं। क्लास 1 में हम लोग अपना पहला चैप्टर देखेंगे, पावर शेयरिंग। तो इसमें हम लोग क्लास 9th तक डेमोक्रेसी में पढ़े थे कि जो पावर है वो किसी एक के पास नहीं रहती, वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, पावर शेयर हो जाती है लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में। अब हम लोग एक केस पढ़ते हैं बेल्जियम और श्रीलंका का। तो बेल्जियम क्या है, एक स्मॉल कंट्री है यूरोप में, और वहाँ पर जो एथनिक कंपोजिशन है, मतलब अलग अलग कल्चर के लोग रहते हैं, उनके ट्रेडिशंस अलग अलग हैं, तो वो कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, तो जो टोटल पॉपुलेशन हमारे पास है, तो यहाँ मैंने बस ब्रीफली लिखा है, एनसीईआरटी के नोट से, आप अच्छे से उसको पढ़िएगा तो आप कनेक्ट करके समझ पाइएगा। तो 59% जो है टोटल पॉपुलेशन की वो फ्लेमिश रीजन में रहते हैं और वो डच लैंग्वेज बोलते हैं। 40% जो पीपल हैं वो वेलोनिया रीजन में रहते हैं और फ्रेंच लैंग्वेज कहते हैं। तो मेजर 2 रीजन है, एक फ्लेमिश रीजन वहाँ डच स्पीकिंग पीपल, और एक वेलोनिया रीजन जहाँ पर फ्रेंच स्पीकिंग पीपल है, और जो 1% है वो जर्मन लैंग्वेज बोलते हैं। अब जो बेल्जियम है उसकी जो कैपिटल है वो ब्रुसेल्स है, और ब्रुसेल्स में 80% पीपल फ्रेंच लैंग्वेज बोलते हैं। ठीक है, तो जो मेजॉरिटी है, मेजॉरिटी में पीपल डच लैंग्वेज बोलते हैं। लेकिन अगर हम लोग सिर्फ ब्रुसेल्स कैपिटल की बात करें तो वहाँ जो मेजॉरिटी है 80% पीपल वो फ्रेंच लैंग्वेज बोलते हैं और 20% पीपल डच लैंग्वेज बोलते हैं। अब यहाँ पर जो फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी है बेल्जियम में, वो माइनॉरिटी में है, लेकिन वो रिलेटिवली रिच है और पावरफुल है। और जो डच स्पीकिंग कम्युनिटी है उनका जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट या एजुकेशन हुआ, उसमें जो डेवलपमेंट हुआ वो लेट में हुआ। ठीक है, तो 1950s और 1960s में ये दोनों जो ग्रुप्स हैं, फ्रेंच स्पीकिंग और डच स्पीकिंग जो पीपल हैं, इनके बीच में जो टेंशन्स हैं वो धीरे धीरे बढ़ने लगे। और सबसे ज़्यादा टेंशन था, सबसे ज़्यादा एक्यूटनेस जो था वो ब्रुसेल्स में था। अब ब्रुसेल्स में डच स्पीकिंग पीपल कंस्टिट्यूटेड अ मेजॉरिटी इन द कंट्री बट अ माइनॉरिटी इन द कैपिटल। मतलब जो डच स्पीकिंग पीपल हैं, हमने यहाँ पर देखा जो फ्लेमिश रीजन में थे तो 59% थे, मेजॉरिटी में थे अगर हम लोग कंट्री की बात करें। पर वहीं अगर हम लोग सिर्फ कैपिटल की बात करें, ब्रुसेल्स की बात करें, तो वहाँ पर जो डच पीपल हैं, जो डच लैंग्वेज बोलते हैं, तो वो जो पीपल हैं वो क्या है, माइनॉरिटी में है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ब्रुसेल्स में जो डच स्पीकिंग पीपल है वो क्या है, माइनॉरिटी में है, लेकिन ऐसे डच स्पीकिंग पीपल मेजॉरिटी में है। ठीक है, कंट्री में। तो यहाँ पर ये केस हुआ है ना। इसके बाद आगे क्या हो वो हम लोग देखेंगे, पर पहले अब हम लोग श्रीलंका का केस देख लेते हैं। तो श्रीलंका में 2 मेजर सोशल ग्रुप्स हैं। 74% पीपल है वो सिन्हाला स्पीकर्स हैं, तो वो सिन्हाला लैंग्वेज बोलते हैं, और जो 18% पीपल है वो तमिल स्पीकर्स हैं और बाकी और लैंग्वेज बोलते हैं। तो 74% तो बोलते हैं सिन्हाला और 18% तमिल बोलते हैं, और उसमें भी श्रीलंकन तमिल्स हैं और इंडियन तमिल्स हैं। ठीक है, तो यहाँ हम लोग देखते हैं मोस्ट सिन्हाला स्पीकर्स आर बुद्धिस्ट। तो ज़्यादातर जो सिन्हाला स्पीकर्स हैं वो बुद्धिस्ट हैं, और जो ज़्यादातर तमिल स्पीकर्स हैं वो हिंदूज़ या मुस्लिम्स हैं, और लगभग 7% जो क्रिश्चियंस हैं वहाँ वो तमिल और सिन्हाला दोनों बोलते हैं। अब यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए मेजॉरिटी, तो मेजॉरिटी से हमारा बना है मेजोरिटेरियनिज्म। ठीक है, तो मेजोरिटेरियनिज्म क्या होता है, इसमें होता है जो मेजॉरिटी है वो एक तरह से रूल करता है, वो अपने लॉज लाते हैं और रूल करते हैं माइनॉरिटी पे। ठीक है, तो हम लोग आगे देखेंगे और इसका डेफिनेशन दिया भी हुआ है एनसीईआरटी में, तो आप उसको देखिएगा। तो श्रीलंका जब इंडिपेंडेंट हुई, मतलब जब इंडिपेंडेंस मिली श्रीलंका को 1948 में, तो वहाँ पर जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट थी उसमें जो मेजॉरिटी के लोग थे वो सिन्हाला स्पीकर्स थे। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, अ सीरीज़ ऑफ मेजोरिटेरियन मेजर्स टू इस्टेब्लिश सिन्हाला सुप्रीमेसी। तो उन्होंने कुछ ऐसे मेजर्स, कुछ ऐसे लॉज लाए जो सिन्हाला को सुप्रीम माना गया, सुपरमेसी दिया गया। ठीक है, सुप्रीमेसी दिया गया सिन्हाला को, सिन्हाला लैंग्वेज को। तो 1956 में एक एक्ट पास हुआ जिसमें क्या क्या चीज़ें थी। सबसे पहला कि सिन्हाला एज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज, तो जो ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज है वो सिन्हाला को ही मानी गई सिर्फ। प्रेफरेंशियल पॉलिसीज़ दैट फेवर सिन्हाला एप्लीकेंट्स फॉर यूनिवर्सिटी पोजीशंस एंड गवर्नमेंट जॉब्स। तो प्रेफरेंशियल पॉलिसीज़ लाई गई, जो सिन्हाला स्पीकर्स थे उनको ज़्यादा प्रेफर किया गया, मतलब जो एप्लीकेंट्स थे जो सिन्हाला लैंग्वेज बोलते थे गवर्नमेंट जॉब्स के लिए, यूनिवर्सिटी पोजीशंस के लिए। और ये भी एक्ट में था कि द स्टेट शैल प्रोटेक्ट एंड फॉस्टर बुद्धिज़्म, तो बुद्धिज़्म को स्टेट प्रोटेक्ट और फॉस्टर करेगा। तो एक्ट में जो ये सब चीज़ें थी उसके कारण क्या हुआ, जो श्रीलंकन तमिल्स थे उनको एक तरह से
एलियनेशन मतलब अलग सा फीलिंग, मतलब हमें किसी तरह मतलब उसमें एक कंट्रीब्यूशन नहीं दिया जा रहा है। जो कंट्री में जो कॉन्स्टिट्यूशन है और जो भी चीज़ें उसमें हमारे लिए कुछ नहीं है, सारी की सारी चीज़ें जो दिख रही हैं वो सिन्हाला स्पीकर्स के लिए। तो एक तरह से उनके लिए जो फीलिंग ऑफ एलिनेशन हुआ, मतलब यहाँ पर हमारे लैंग्वेज को या हमारे कल्चर को उसको रेस्पेक्ट नहीं मिल रही है। तो यहाँ पर उनके अंदर ये फीलिंग आई, अ फीलिंग ऑफ एलियनेशन अमंग श्रीलंकन तमिल्स। नन ऑफ द मेजर पॉलिटिकल पार्टीज वर सेंसिटिव टू देयर लैंग्वेज एंड कल्चर। तो जितनी भी मेजर पॉलिटिकल पार्टीज़ थी वो सिन्हाला स्पीकर्स की थी। तो तमिल्स जो थे, श्रीलंकन तमिल्स, तो उन तमिल्स को ये लगा कि ये जो जितनी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो हमारे लैंग्वेज हमारे कल्चर के लिए सेंसिटिव नहीं है। तो वहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूशन था, जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ थे वो डिनाई किए। क्या क्या डिनाई किए? इक्वल पॉलिटिकल राइट्स फॉर तमिल्स, डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट देम इन गेटिंग जॉब्स एंड अदर अपॉर्चुनिटीज़ एंड इग्नोर देयर इंटरेस्ट, उनका इंटरेस्ट, उनके लैंग्वेज, उनके कल्चर को। द रिलेशंस स्ट्रेंड ओवर टाइम। तो धीरे धीरे जो यहाँ पर फीलिंग ऑफ एलियनेशन थी वो धीरे धीरे और स्ट्रेन, और मतलब जो रिलेशंस थे सिन्हाला स्पीकर्स तमिल स्पीकर्स इनके बीच, तो ये जो रिलेशन थे वो धीरे धीरे और स्ट्रेन होते गए। श्रीलंकन तमिल्स, तो जो श्रीलंकन तमिल्स थे, दे लॉन्च पार्टीज़ एंड स्ट्रगल्स, और वो क्या मतलब वो पॉलिटिकल पार्टीज़ और स्ट्रगल उन्होंने लॉन्च किया। और उसमें उन्होंने क्या क्या बोला कि तमिल एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज, मतलब तमिल को भी ऑफिशियल लैंग्वेज कंसिडर की जाए। रीजनल ऑटोनॉमी, उनको रीजनल ऑटोनॉमी दी जाए और इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन सिक्योरिंग एजुकेशन एंड जॉब्स। तो जो एजुकेशन है और जो जॉब्स है उनमें उन्हें इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दी जाए। लेकिन उनकी जो डिमांड्स थी वो डिनाई की जा रही थी, बार बार रिपीटेडली इट वाज डिनाइड। तो 1980s में जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस थी उन्होंने एक इंडिपेंडेंट तमिल ईलम या स्टेट की मांग की इन नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ श्रीलंका में। तो धीरे धीरे क्या हुआ, डिस्ट्रस्ट बढ़ता गया कम्युनिटीज़ के बीच में, और ये पहले वाइड स्प्रेड कॉन्फ्लिक्ट में हुआ और धीरे धीरे ये टर्न हो गया सिविल वॉर में। सिविल वॉर क्या होता है? एक वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट होता है बिटवीन ऑपोजिंग ग्रुप्स विद इन अ कंट्री दैट बिकम्स सो इंटेंस दैट इट अपीयर्स लाइक अ वॉर। तो विद इन अ कंट्री जो वॉर जैसा अपीयर होता है उसे हम लोग सिविल वॉर कहते हैं। The civil war has caused a terrible setback to the social, cultural and economic life of the country. It ended in 2009. तो ये जो सिविल वॉर हुआ उससे बहुत ही एक टेरिबल सेटबैक हुआ सोशली, कल्चरली और इकोनॉमिकली। ठीक है, तो सोशली भी, कल्चरली भी और इकोनॉमिकली भी जो कंट्री है उसको ये सेटबैक हुआ। ठीक है, उसका नुकसान हुआ और ये एंड हुआ 2009 में। अब हम लोग एक बार देख लेते हैं मेजॉरिटेरियनिज्म क्या होता है। A belief that the majority community should be able to rule a country in whichever way it wants। ठीक है, तो जिस तरह से भी अगर मेजॉरिटी में कोई कम्युनिटी है तो वो जिस तरह से चाहे वो रूल कर सकती है कंट्री को, बाय डिसरिगार्डिंग द विशेस एंड नीड्स ऑफ माइनॉरिटी। तो माइनॉरिटी के जो इंटरेस्ट हैं, उनके जो नीड्स हैं, उन सबको वो डिसरिगार्ड कर सकती है और मेजॉरिटी रूल कर सकती है। अब हम लोग देखते हैं बेल्जियम में क्या हुआ। तो बेल्जियम में हमने देखा था फ्रेंच स्पीकिंग पीपल और डच स्पीकिंग पीपल थे। जो ब्रुसेल्स कैपिटल थी वहाँ पर जो फ्रेंच स्पीकिंग पीपल थे वो ज़्यादा थे, लेकिन जो मेजॉरिटी थी वहाँ पर मतलब कंट्री में जो मेजॉरिटी थी वो डच स्पीकिंग पीपल की थी। तो यहाँ पर हम लोग अब देखते हैं एकोमोडेशन इन बेल्जियम। बिटवीन 1970 एंड 1993, तो 1970 और 1993 के बीच में जो बेल्जियम में कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें 4 अमेंडमेंट्स किए गए टू वर्क आउट एन अरेंजमेंट दैट वुड इनेबल एवरीवन टू लिव टुगेदर विद इन द सेम कंट्री। तो एक साथ सब रह पाए, तो उसके लिए 4 अमेंडमेंट्स किए गए कॉन्स्टिट्यूशन में। अब जो बेल्जियन मॉडल है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके बारे में कुछ चीज़ें देखते हैं। द नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स शैल बी इक्वल इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट में जो मिनिस्टर्स होंगे वो डच स्पीकिंग मिनिस्टर्स और फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स ये इक्वल होंगे। नो सिंगल कम्युनिटी कैन मेक डिसीजंस यूनिलैटरली। अगला है मैनी पावर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैव बीन गिवन टू द स्टेट गवर्नमेंट्स ऑफ द 2 रीजन्स ऑफ द कंट्री। तो स्टेट गवर्नमेंट्स को पावर दी गई सेंट्रल गवर्नमेंट्स की बहुत सारी। द स्टेट गवर्नमेंट आर नॉट सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो नॉट सबऑर्डिनेट मतलब डायरेक्ट कंट्रोल में नहीं है, वो उनके पास अपनी पावर्स है, उनके पास अलग अलग पावर्स दी गई थी उनको।
अगला है ब्रुसेल्स हैज़ अ सेपरेट गवर्नमेंट इन विच बोथ द कम्युनिटीज़ हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन। तो जो वहाँ की कैपिटल है ब्रुसेल्स, उसकी एक अलग सेपरेट गवर्नमेंट है और उसमें भी जो दोनों कम्युनिटी है, डच स्पीकिंग और फ्रेंच स्पीकिंग, उनको इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिला है। और यहाँ पर एक और है थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, इसके अलावा एक थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट भी है जिसे कम्युनिटी गवर्नमेंट कहा है। एंड कम्युनिटी गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय पीपल बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज कम्युनिटी, डच, फ्रेंच और जर्मन। तो एक लैंग्वेज कम्युनिटी जो है वो अपनी कम्युनिटी गवर्नमेंट चुनेगी, नो मैटर वेयर दे लिव, कहाँ भी वे रहें, पर अगर वो एक लैंग्वेज बोलते हैं तो वो अपनी एक कम्युनिटी गवर्नमेंट चुन सकते हैं। दिस गवर्नमेंट हैज़ द पावर रिगार्डिंग कल्चरल, एजुकेशनल एंड लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज़। अब यहाँ पर नॉट सबऑर्डिनेट टू, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है नॉट बीइंग अंडर द अथॉरिटी और कंट्रोल ऑफ समथिंग और समवन एल्स। एक जनरल मीनिंग होता है। फिर नॉट सबऑर्डिनेट टू, तो अगर स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए बोला गया तो स्टेट गवर्नमेंट इज़ नॉट सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब स्टेट गवर्नमेंट के पास अपनी पावर्स भी होंगे, वो डायरेक्ट कंट्रोल में नहीं होगा सेंट्रल गवर्नमेंट के। When many countries of Europe came together to form the European Union, Brussels was chosen as its headquarter। तो यूरोपियन यूनियन बनाने के लिए जब बहुत सारी कंट्रीज़ ऑफ यूरोप आई तो जो ब्रुसेल्स है, जो बेल्जियम की कैपिटल है, उसी को हेडक्वार्टर के रूप में चुना गया। तो इसी के साथ हमने क्लास नंबर 1 पूरा किया। क्लास नंबर 1 में हमने बेसिक में समझा और आप इसको एनसीईआरटी की रीडिंग भी करिएगा तो आप अच्छे से इसको समझ पाइएगा। और हम लोग 2025 और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में भी देखेंगे चैप्टर के बाद, है ना। तो यहाँ पर तो हम लोग चैप्टर कंप्लीट करेंगे, एक्सरसाइजेस करेंगे, फिर एक अलग प्लेलिस्ट में सीबीएसई के मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रिकॉर्ड करके अपलोड करूँगा। तो उसमें जब हम लोग देखेंगे तो हम लोग पाएंगे कि इस चैप्टर से कि बेल्जियम और श्रीलंका, इनके केस से क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है। एमसीक्यू टाइप्स भी आ सकते हैं, अलग अलग तरह के भी आ सकते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। हम लोग क्लास नंबर 2 में अपना अगला टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको देखेंगे, वाई पावर शेयरिंग इज़ डिज़ायरेबल। और धीरे धीरे हम लोग सिविक्स या पॉलिटिकल साइंस क्लास 10 में आगे बढ़ेंगे।